Hello everyone. Now we are going immunity, uh, complete immunity. We will complete in this lecture. So, what is immunity? Every day we are exposed to a large number of infectious agents. However, only a few of them exposes results in disease. मतलब हम प्रतिदिन बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो हमारे पास डिसीज़ कर पाते हैं. क्यों? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इट सेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. ये इसलिए क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिफेंड कर सकता है फॉरेन एजेंट से हमें, और इस एबिलिटी को जो कि इम्यून सिस्टम हमें दिलवा रहा है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं. दो टाइप की इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर इन्नेट इम्यूनिटी. Innate immunity. Innate immunity is a non-specific type of defense that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of foreign agents into our body. Innate immunity consists of 4 types of barrier. तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक टाइप नहीं है, मतलब जब से जन्म हुआ है तब से हमारे साथ है, और ये एकम्प्लिश कैसे करी जाती है, बहुत सारे बैरियर प्रोवाइड कराती है जिससे कि फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाएँ. पहला बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर. स्किन ऑन अवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी. मतलब हमारी बॉडी पे जो स्किन है सबसे पहले तो वही क्या करती है, हमें हमारी बॉडी में नहीं आने देती किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. म्यूकस की कोटिंग आप कहीं भी देख सकते हो. एपिथेलियम लाइनिंग जैसे कि रेस्पिरेटरी, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनोजेनिटल, ये तीनों याद रखने हैं आपको. फिजिकल बैरियर में आते हैं कौन कौन से? रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आपको माइक्रोब्स ट्रैप करके देंगे जो कि आपकी बॉडी में नहीं आ पाते. दूसरा आ जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर. एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई. तीनों याद रखने हैं. पूछा जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा है. फिजिकल आपको बता ही दिया है ना, म्यूकस की कोटिंग थी, ठीक है. उसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर फ्रॉम आई, तीनों याद रखने होते हैं आपको, ठीक है. सेलुलर बैरियर क्या होता है? सेलुलर बैरियर सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBCs ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PML, न्यूट्रोफिल्स एंड monocytes and natural killer type of lymphocytes in the blood as well as macrophages in the tissue can phagocytose and destroy microbes. पूछा जाता है कि कौन कौन सी सेल्स मिलके फैगोसाइटोज करती हैं, तो आपको बताना होता है कि नेचुरल किलर एज वेल एज माक्रोफाज, है ना. ये पूछा जाता है नेचुरल किलर एंड एज वेल एज माक्रोफाज, ये दोनों मिलके क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो मतलब फॉरेन एजेंट्स आएंगे उनका फैगोसाइटोज और इन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे. कौन कौन सी? नेचुरल किलर एंड माक्रोफाज. साइटोकाइन बैरियर्स. वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, है ना, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. तो चौथा जो टाइप है ना इन्नेट इम्यूनिटी का, है ना, तो वो है साइटोकाइन बैरियर. वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो वायरस से सेल्स इन्फेक्ट हो जाती हैं वो ऐसी प्रोटीन्स को सीक्रेट करती हैं जो कि इंटरफेरॉन्स कहलाती हैं, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फिर और इन्फेक्शन होने से बचाती है. तो ये होते हैं हमारे पास साइटोकाइन बैरियर. तो ये डेफिनेशन सीधी पूछी जा सकती है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो व्हाट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज़ पैथोजन स्पेसिफिक. वो वाली क्या थी? नॉन स्पेसिफिक थी, बाई बर्थ थी. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई मेमोरी. दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस आ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी. याद रखिएगा, पहली बार जो रिस्पॉन्स आएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स वो लो इंटेंसिटी का आएगा एक्वायर्ड में, ठीक है. सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स. मतलब क्या हुआ, अब जो दोबारा एनकाउंटर होगा उसी पैथोजन से वो क्या होगा, हाईली इंटेंसिफाइड होगा, और सेकेंडरी या फिर एनामनेस्टिक पूछा जा सकता है. यार पता तो मैं तुमसे सेकेंडरी बोलेंगे ही नहीं, तुमसे बोलेंगे एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कैसा होता है, हाईली इंटेंसिफाइड या लो इंटेंसिफाइड. तुम क्या कहोगे? हाईली इंटेंसिफाइड होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स. दिस इज एस्क्राइब्ड टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपियर्स टू हैव द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. इससे ये पता चलता है कि हाँ हमारी बॉडी में पहले जो मतलब जो पहली बार क्या हुआ था, अटैक हुआ था पैथोजन का, उसकी मेमोरी हमारे पास है. The primary and the secondary immune response are carried out with the help of two special types of lymphocytes present in our body, that is B lymphocyte and the T lymphocyte.
मतलब प्राइमरी और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो दो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिनकी मदद से होता है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। यार ये ना प्रोटीन बनाने के लिए काम में आती है बी लिम्फोसाइट, इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इन अवर बॉडी टू फाइट विद दैम। तो बी लिम्फोसाइट कैसे काम करेगी, प्रोटीन्स बनाएगी, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, जिससे वो ब्लड में फाइट कर सके। ये प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का डायग्राम अगर एक बार आप देखेंगे तो ये देखिए ऐसा कुछ डायग्राम होता है एंटीबॉडी का। ये है क्या वैसे, ये प्रोटीन, आर्मी ऑफ प्रोटीन का एक पार्ट होती है। ठीक है, एंटीबॉडी। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये डाइसल्फाइड ब्रिज देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, है ना। और ये आपको दो पार्ट में देखने को मिलती है, लाइट चेन और एक होता है हैवी चेन। ये वाली चेन तो होती है हैवी चेन और ये वाली होती है लाइट चेन। ठीक है, ये वाली होती है लाइट चेन। ठीक है, द टी सेल्स themselves डू नॉट secrete एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस दैम। टी मतलब मेनली बी सेल्स, ये भी हमने पढ़ा है कि इम्यूनिटी क्या बनाती है, आर्मी ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो टी सेल्स उनको हेल्प करती हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन, आपको दिखाई दी, 2 लाइट 2 हैवी चेन होती हैं। हैंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, IgA, IgM, IgG। ठीक है, एक कार्टून ऑफ एंटीबॉडी दिया था, दिखा दिया। बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, द रेस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। याद रखना यार, जो बी है ना, बी लिम्फोसाइट, तो जो बी लिम्फोसाइट्स है वो हमारे पास कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ह्यूमरल, है ना। और जो टी वाली हैं, टी लिम्फोसाइट अभी आप आगे पढ़ोगे, आपके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। द टी lymphocyte mediates CMI. Very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search begin to find a suitable donor. जब भी आपके पास कोई भी ऑर्गन ख़राब होगा तो आप क्या कहेंगे कि यार मेरे को ना ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा उस ऑर्गन का, है ना। तो उसमें जब आप कराओगे तो कुछ कौन सी, ये पूछा जाता है बहुत बार सवाल कि कौन सी लिम्फोसाइट्स मतलब रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, तो आप कहोगे टी लिम्फोसाइट्स, है ना। ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। किसी से भी नहीं ले सकते, मन कर रहा है एनिमल से उठा लिया, प्राइमेट से उठा लिया, किसी और ह्यूमन से उठा लिया, ऐसा नहीं कर सकते। वो या तो अभी या फिर बाद में वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको टिश्यू मैच कराना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप मैच कराना पड़ेगा बिफोर, अगर आप किसी भी ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट का कराते हो तो उनको लगातार इम्यूनो सप्रेसेंट देनी पड़ेंगी पूरी ज़िंदगी भर, है ना, ताकि बॉडी हमारी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर पाए। इसलिए ये काम करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी से भी उठा के दे दिया, आपको पहले ब्लड ग्रुप और टिश्यू मैच दोनों कराने पड़ेंगे, टिश्यू मैच और ब्लड ग्रुप मैचिंग। ठीक है ना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। कौन सी लिम्फोसाइट बताई मैंने, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, डन है। अब देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है ना। तो व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी? When a host is exposed to antigens, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. यार तुमने ना लिविंग डाला है, चाहे मरा हुआ डाला है, या कोई प्रोटीन डाली है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है। ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जो आपने ना कोई भी मरा हुआ या फिर जिंदा, आपने कोई भी और माइक्रोब या फिर प्रोटीन डाली है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। वो स्लो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टार मार्क कर लो। आप ना दिमाग नहीं देते, आप सोचते हो एक्टिव इम्यूनिटी वो तो फास्ट होगी, नहीं, स्लो होती है और अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने के लिए टाइम लगेगा। यार एक बात बताओ, हम देख रहे हैं उसको पहली बारी कोई मरा हुआ आया है तो उसके लिए क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाने में तो टाइम लगेगा ना, इसलिए टाइम लग रहा है, टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरली जब होता है ना, कोई भी आके अटैक कर रहा है तो हमारी इम्यूनिटी कौन सी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली क्या कर रही है, उसके खिलाफ लड़ रही है। जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे देते हैं अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जब तुमने पैसिव मतलब पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी पहले से दे दी, उसे कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। डू यू नो वाई मदर मिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल? बिकॉज उसमें ना बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA, है ना। आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में वहाँ पे बताया गया। तो ये होता है,
यहाँ पे भी है। येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रॉम जो होता है वो इनिशियल डेज में उसमें अबंडेंट होती हैं IgA, है ना, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज़। IgG की बात कर रहे हैं, IgG भी होती हैं, ठीक है। मदर से प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान ये पैसिव इम्यूनिटी है, बिकॉज ये बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है बॉडी को। अब आ जाते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पे। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स immune system. In vaccination, a preparation of antigenic proteins of pathogen or inactivated weakened pathogen weak, है ना, वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। अब क्या हुआ कि इम्यूनाइजेशन का या वैक्सीनेशन का जो पूछा जाएगा कि इसकी मतलब क्या इसके पीछे प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी की, कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप कहोगे मेमोरी वाली प्रॉपर्टी रहती है, इम्यून सिस्टम की मेमोरी वाली प्रॉपर्टी। वैक्सीनेशन में क्या करना है, प्रिपरेशन करी, एंटीजेनिक प्रोटीन्स किसी पैथोजन की ली, इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन की फॉर्म में हमने वैक्सीन बना के और इंट्रोड्यूस करा दी बॉडी में। एंटीबॉडी बनी इसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, न्यूट्रलाइज कर देंगे पैथोजन के इफेक्ट को एक्चुअल इन्फेक्शन जब होगा। अभी तुमने वीकेंड या मरागो डाला था, जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। वैक्सीन पहले से ही बी और टी सेल्स की मेमोरी बना दी थी that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies। ठीक है, तो अब जो दोबारा अगर आएगा इसकी बना लेगी मेमोरी, और अगर दोबारा कभी ऐसा होता है तो उसके खिलाफ क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाएगी। ठीक है, इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ टेटनस, तो हम लोगों को डायरेक्टली इंजेक्ट करानी पड़ेगी प्री फॉर्म एंटीबॉडी। अब तुम्हें क्या है, इतना टाइम नहीं है कि बॉडी तुम्हारी बनाए फिर उसके खिलाफ दोबारा रिस्पॉन्स दो तब, और मान लो पहली बार में ही मर गए तो क्या करोगे, तो इसलिए तुम्हें करनी पड़ती हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ देनी पड़ती हैं, है ना, जैसे कि आपको टेटनस के में देनी पड़ती हैं या फिर स्नेक जब बाइट करता है तब देते हैं, है ना। और एंटीटॉक्सिन अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन्स प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज कॉल्ड स्नेक वैनम अगेंस्ट द स्नेक वैनम। इस टाइप के इम्यूनाइजेशन कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया या फिर ईस्ट में। आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग बैक्टीरिया या ईस्ट में एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं। आपने अगर वो चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम लोग किसी भी, है ना, होस्ट के वेक्टर को, मतलब वेक्टर की मदद से प्लाज्मिड में डाल के हम अपनी मदद से, मतलब अपनी मर्जी का कुछ भी जीन वगैरह बनवा सकते हैं लार्ज नंबर पे, तो बैक्टीरिया ईस्ट में। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन हैज़ ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को ईस्ट से बनाया जाता है, ये याद रखो। अभी आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप ये याद रखो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हम ईस्ट की मदद से बनाते हैं। ऐसे ही बनाते हैं, ईस्ट की जो डीएनए होता है, जीनोम होता है, उससे बनाते हैं। अब आ जाते हैं एलर्जीज़ पे, है ना। तो एलर्जीज, when you have gone to a new place and suddenly you start sneezing, किसी नई जगह गए छींकने लगे, है ना, कोई पता नहीं चला क्यों। when you went away your symptom disappeared, वहाँ से चले गए तो सिम्टम चले गए। क्या ये हुआ है? some of us are sensitive to some particle in the environment, the above mentioned reaction could be because of allergy pollen mites। ठीक, इनमें से कोई सी वजह हो सकती है, पॉलन हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, द exaggerated response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy। जो exaggerated है ना, कैसा रिस्पॉन्स, exaggerated रिस्पॉन्स जो हमें दिखता है इम्यून सिस्टम का सर्टेन कुछ एंटीजन जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, ये एलर्जी होती है। डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन लिख सकते हो आप कहीं भी अगर डेफिनेशन पूछी जाए। सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एलर्जेंस। ऐसा सब्सटेंस जैसे पॉलन भी हो सकता है, माइट्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, उसे एलर्जन कहते हैं। एंटीबॉडी जो यहाँ पे बन रही है ना, उसको कहेंगे IgE। ठीक है, बहुत सारी बता दी पर IgE, इस वाली में IgE, एलर्जी से ई याद रखना, इस वाली में IgE बनती है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जन आर डस्ट, पॉलन, एलिबल टेंडर। सिम्टम ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, आपको छींकें आएंगी, आँखों में पानी आएगा, नाक बहेगी, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। एलर्जी किस लिए होती है? ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत पूछा जाता है पूछा जाएगा कि एलर्जी किन केमिकल्स के सीक्रेट होने की वजह से होती है, तो आप कहेंगे हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। हिस्टामाइन और सीरोटोनिन के सीक्रेट होने की कहाँ से हो रही है? मास्ट सेल से, है ना।
मास्ट सेल जब सीक्रेट करेंगे ना हिस्टामाइन और सीरोटोनिन को, तब एलर्जी हमारे पास आती है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज्ड और टू आर इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस and reaction studied, the use of drug like antihistamine, adrenaline and steroid quickly reduces symptom of allergy। मतलब आप ना पेशेंट को थोड़ा सा डोज से ना क्या कराओ, एक्सपोज करवाओ, तो उससे पता चल जाएगा कि यार किससे हो रहा है इन्फेक्शन, मतलब इससे किसकी वजह से ये एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। तो आप ना एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉयड तीनों याद होने चाहिए भाई बेहतरीन तरीके से। एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉयड क्विकली रिड्यूस करते हैं एलर्जी के सिम्टम्स को। ठीक है, होते किसकी वजह से, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, मास्ट सेल। एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉयड दोगे तो वो क्विकली रिड्यूस कर देगा एलर्जी के सिम्टम को। समहाउ मॉडर्न डेज लाइफ स्टाइल हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस। मोर एंड मोर चिल्ड्रन सफर्स फ्रॉम एलर्जी एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट। अब यार क्या है, पहले के ज़माने में तो कहीं भी मिट्टी में खेल रहे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं। अब क्या है, बच्चे खेलते हैं शहरों में, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से अस्थमा हो जाता है, एलर्जीज हो जाती है, क्योंकि वो अब रहे इतने बचाव में है। तो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड इन द अर्ली लाइफ। पहली लाइफ में बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया है उनको, तो वो उसकी वजह से उन्हें एलर्जी ज़्यादा हो जाती है। अब आ जाते हैं ऑटो इम्यूनिटी पे। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign pathogen from self cells. While we still do not understand on the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecule as well as foreign organism. Most of these experiment immunologically deals with the aspect. Two, sometimes due to genetic and other unknown reason, body attacks self cells. This results in the damage of the body and is called autoimmune disease। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेमोरी ने हमारी बॉडी में एक्वायर हो जाती है मेमोरी, फिर उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं कि ये हमारी सेल है, ये कोई बाहर से पैथोजन आ रहा है, तो ये करने लगते हैं हमारी सेल्स, और हमारी सेल्स अपनी सेल्स को सेल्फ अटैक नहीं करती। पर कभी कभी क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, हमारी बॉडी खुद की सेल्स को अटैक करने लगती है। आपने अगर 11th में पढ़ी होगी डिजीज़ माइस्थीनिया ग्रेविस, है ना। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी डिजीज़ होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसमें क्या होता है कि वो सेल्फ की जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको डैमेज करेंगी, फटीग, है ना, उसमें वीकनेस आएगी, पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल्स का। तो उसमें ना ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेल्फ सेल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हैं, है ना, फॉरेन से। तो जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती तो वो खुद की सेल्स को क्या करने लगती हैं, अटैक करने लगती हैं। रिमोटेड अर्थराइटिस है, ये भी क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मैनी पीपल इन आवर सोसाइटीज़ इज एन ऑटो इम्यून डिसीज़। रिमोटेड अर्थराइटिस भी क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ठीक है,